हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पार्ट होता है ना, मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हम लोगों ने प्रॉब्लम्स भी देख लिया है जो छोटे मोटे आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स को भी हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर में कैपेसिटेंस के बारे में, राइट। कैपेसिटेंस, जी हाँ, वही कैपेसिटेंस जिसके बारे में आप लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ा था, जिसमें आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया था, बातें किया था। स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में आप लोगों ने बातें किया था, आप लोगों ने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में बातें किया था। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं उसी चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है फिजिक्स वगैरह में। ठीक है, तो मैं उसको अपने स्टाइल में रिवाइज करता हूँ। आप लोग अपने स्टाइल में पढ़े होंगे, हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटेटिव के स्टाइल में देखते हैं कि भाई उसमें से क्या क्या पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए आज का हेडिंग डालिए आप लोग, कैपेसिटेंस। यहाँ का आप लोग हेडिंग डालिए कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ये हमारा हेडिंग है, कैपेसिटेंस। ओके, चलिए, मज़ा आने वाला ये चैप्टर आप लोगों को, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है कैपेसिटेंस या कैपेसिटर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कंप्लीट कैपेसिटर के बारे में बातें होगी इस लेक्चर में। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे व्हाट इज कैपेसिटर। यदि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है, व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर की मैं बात करना चाहूँ, व्हाट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो लिख लेते हैं, उसी उसी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, इट इज अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच विच स्टोर विच स्टोर्स चार्ज, विच स्टोर्स चार्ज, जो चार्ज को क्या करता हो, स्टोर करता है, विच स्टोर्स चार्ज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं उसका, इसी को हम लोग बोल देते हैं उसका, इसी को हम लोग बोल देते हैं उसका कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर आपका एक डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, जो चार्ज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है, जो चार्ज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है। ओके, हाँ। अब इसी में मैं पूछूंगा सर कैपेसिटेंस क्या है। यदि मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहा कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस, यदि मेरा क्वेश्चन ये रहा कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस डिफाइन द स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, है ना। तो मैं लिख देता हूँ स्टोरेज कैपेबिलिटी, मैं लिख देता हूँ स्टोरेज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टोरेज, स्टोरेज, स्टोरेज कैपेबिलिटी, स्टोरेज कैपेबिलिटी, स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर इज known as, storage capability of capacitor is known as, is known as capacitance, is known as capacitance, is known as capacitance, storage capability of capacitor is known as capacitance। ओके, ठीक है। यूनिट, यदि मैं कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट किससे करता हूँ, डिनोट किससे करता हूँ, तो मैं इसको डिनोट करता हूँ, मैं इसको डिनोट करता हूँ क्या से, इसको डिनोट करता हूँ सी से। और यूनिट की मैं बात करना चाहूँ तो इसका जो यूनिट होता है क्या, जैसे ये इतने फेरेट का है, 10 फेरेट का है, इतना माइक्रो फेरेट का है, ये बोलते हैं ना, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा फेरेड, फेरेड, फेरेड। तो फेरेड यूनिट है। और रिप्रेजेंट किससे किससे करते हैं कैपेसिटेंस को, तो सी से करते हैं। ओके सर, इतना क्लियर होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें मैंने बातें कही अभी, तो ये आपको पता है, ये सब के बारे में ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। चलो हम लोग जस्ट यहाँ पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं टाइप ऑफ कैपेसिटर की बात करूँगा, टाइप ऑफ कैपेसिटर की मैं बात करूँगा, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की मैं बात करूँगा, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की मैं बात करूँगा। तो मेरे पास बहुत टाइप के कैपेसिटर होता है। पहला, जैसे कि मैं लिखना चाहूँगा, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स,
ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। तो शेप्स के अकॉर्डिंग मैं बातें करना चाहूँ तो फर्स्ट मेरे पास क्या क्या हो जाता है, शेप के अकॉर्डिंग मैं बात करना चाहूँ तो सपोज आपके पास हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एंड सेकेंड मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ आपका क्या, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये मैं लिख दिया स्फेरिकल कैपेसिटर। और थर्ड मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये सबको कॉपी में लिखिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये तो हो गया किसके बेसिस पे, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, शेप्स के बेसिस पे कैपेसिटर का क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया। यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे शेप के बेसिस के अलावा ऑन द बेसिस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, जैसे मैं सेकंड यहाँ पे दे दिया आपको ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। तो डाई इलेक्ट्रिक्स के बेसिस पे क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे आप सुनते हो ना, जैसे आप यहाँ पे आप बोल देते हो पेपर कैपेसिटर। भाई पेपर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक है, दो प्लेट के बीच में पेपर डाल दोगे तो डाई इलेक्ट्रिक आपका पेपर है, तो पेपर कैपेसिटर बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा दैट इज योर पेपर कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर। यदि दो प्लेट के बीच में आप माइका रख दोगे, माइका इज अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो यहाँ पे माइका कैपेसिटर। सिरेमिक रख दोगे दो प्लेट के बीच में तो सिरेमिक कैपेसिटर। बैकेलाइट रख दोगे तो बैकेलाइट कैपेसिटर, बैकेलाइट रख दोगे तो बैकेलाइट कैपेसिटर। तो ये डिफरेंट कैपेसिटर होता है आपका। इस दो तरीके से कैपेसिटर का क्लासिफिकेशन होता है, एक तो शेप्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है कि भाई आप पैरेलल प्लेट है या फिर आपका सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है, उसके बेसिस पे आप उसको क्लासिफाइड करते हो। एंड सेकंड जो क्लासिफिकेशन आपके पास होता है वो आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब यह है कि दो प्लेट के बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल आप यूज करते हो वो आपका डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ऑल डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल बट ऑल इंसुलेटिंग मटेरियल आर नॉट डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, ये सब चीज़, ये सारे पॉइंट्स को नोट करके रखिए आप लोग, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोग को पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट वाइज आप लोग को पूछ लिया जाता है। तो हमको ये सब चीज़ ना क्लियर होना चाहिए। क्या इतना क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। तो पहला मैं स्टार्ट कर लेता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। पहला मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का थोड़ा कुछ कुछ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अभी आप पढ़ के आए हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों पढ़ाया गया है इसी को देख लो। अभी क्यों पढ़ाया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ताकि आपका छोटा छोटा फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला आपको आइडिया होना चाहिए सर? यहाँ देखिए, जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंक्लूजन्स की बात करूँ, है ना, तो इसके बारे में आप लोगों ने स्टडी किया था व्हेन द चार्ज इज रेस्ट, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द चार्ज इज रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट में है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था, उसके बारे में आपने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो तीन फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। कौन कौन से फॉर्मूला पढ़ा था सर? एक आपके पास डी था, पहला फॉर्मूला आपका डी। और ये डी का ई के साथ क्या रिलेशन था सर? ये रिलेशन, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। सर डी क्या था बताएंगे अभी। डी आपके पास क्या था, जैसे आपके पास मैग्नेटिक सर्किट में बी होता है, अभी पढ़ोगे मैग्नेटिक सर्किट, उसमें आपका बी होता है, बी, बी इज द फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। वैसे इसमें डी होता है, डी इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये डी के बारे में आप लोग स्टडी करते हो, है ना। अब सेकंड यहाँ पे डी के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा, इसके साथ डी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो ये डी को आप लिखते हो, जैसे बी को लिखते हो ना फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक सर्किट में भी पढ़ोगे फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो वैसे भी यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स पर यूनिट एरिया आप लिखते हो। तो वैसे ही आपके पास फ्लक्स को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप रिप्रेजेंट करते हो साइन से, और एरिया को तो ए से ही करोगे, चाहे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हो या मैग्नेटिक सर्किट, एरिया को तो ए से ही करोगे आप, है ना। तो ये हो गया। और यहाँ पे फ्लक्स को आप बोल देते हो कि भैया जो फ्लक्स होता है उसी को चार्ज से रिप्रेजेंट करते हो, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, इससे आप रिप्रेजेंट कर देते हो डी को। ई क्या है सर? ई, ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एच से डिनोट करते हो आप मैग्नेटिक सर्किट में। सिमिलरली इन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हिंदी में मैं बोलना चाहूँ तो, है ना, कि हाउ मच इलेक्ट्रिक मतलब उसकी इंटेंसिटी कितना है, वो कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, उसको बताने के लिए टर्म्स को आप यूज करते हो। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाउ मच स्ट्रांग या वीक, उसको बताने के लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है V, दैट मीन्स पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस,
पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। तो कुल मिला के ना ज़्यादा फॉर्मूला आपको नहीं पता होना चाहिए। यदि आप कैपेसिटर को पढ़ना चाहते हो, अच्छे से कैपेसिटेंस के बारे में स्टडी करना चाहते हो, तो ये 3 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ये तीनों फॉर्मूला पता है तो बाकी का जितना फॉर्मूला आपका इस चैप्टर में आने वाला है सबको बेहतरीन तरीके से आप डिराइव कर सकते हो। क्या आप सभी को समझ में आ गया ये? क्या आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। एनर्जी लेवल इसी तरीके से अपने को बनाए रखना है और मोटिवेशन भी बनाए रखना है। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता हमको अपने मोटिवेशन को इसी तरीके से कायम रखना है, ठीक है। एक बार सिलेक्शन हो गया उसके बाद तो यार कुछ भी करो, तो अभी जब तक सिलेक्शन नहीं होता अपने को मोटिवेटेड रखना है, अपने को एक्साइटेड रहना है, अपने को चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहना है, नए नए चीज़ें सीखते रहना है ना, पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, रिविजन करते रहना है। ओके चलिए कम टू द पॉइंट। चलिए यहाँ पे हम लोग आ गए, तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आप लोग बोलोगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे डी क्या है सर? डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके। एप्सिलॉन क्या होता है सर? एप्सिलॉन ये आपका होता है सर, एप्सिलॉन जो होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का प्रोडक्ट, इसको क्या बोला जाता है सर? परमिटिविटी, नॉट परमिबिलिटी। परमिबिलिटी मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ोगे, यहाँ पे बोलेंगे परमिटिविटी, परमिटिविटी। ओके, यहाँ पे वैल्यू की, इसकी वैल्यू क्या होता है? तो 9.98। ये सब पढ़ के आए हो बेटा आप, 10 टू द पावर -12, और इसका यूनिट फेरेड पर मीटर इसका यूनिट होता है। ये रिलेटिव का यूनिट नहीं होगा, इसका भी यूनिट होगा, इसका भी यूनिट होगा फेरेड पर मीटर। रिलेटिव का क्या यूनिट होगा? तो कांस्टेंट चीज़ें है यार। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो होता है, तो उसका तो आप जान ही रहे हो। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है ना, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं, सब पता होना चाहिए। सब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में अच्छे तरीके से पढ़ के आओ, तो अभी इसके बारे में ज़्यादा हम लोग बातें नहीं करेंगे। ई क्या है सर? यहाँ पे जो ई दिख रहा है आपका कैपिटल ई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लिख देते हैं सर यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके सर, डी हो गया ना। चलो साई क्या है सर? साई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको बोल दिया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको बोल दिया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक सर्किट में साई को मैग्नेटिक सर्किट में साई को फ्लक्स लिंकेज बोल देते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, ए आपके पास क्या है सर? एरिया पर यूनिट एरिया, जो भी आप लिखो। क्यू आपके पास क्या है सर? क्यू इज द चार्ज, क्यू आपके पास क्या है? चार्ज। और क्या बच गया? भी पोटेंशियल। सर भी क्या है आपके पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डी क्या है सर? स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेट्स। डी क्या है सर? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। सो ये हो गया मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच की दूरी। ओके, तो ये सारा चीजें हमको पता होना चाहिए, थोड़ा सा एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के जस्ट बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट केसेस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के भी डिफरेंट केसेस बनता है। फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं व्हेन द मीडियम इज एयर। फर्स्ट व्हेन द मीडियम इज एयर। यदि आपका मीडियम कैसा हो? एयर हो। व्हेन द मीडियम इज एयर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम ले रहे हैं व्हेन द मीडियम इज एयर। यदि मीडियम आपका एयर है तो उसके लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। चलो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे ना बना के हम लोग स्टाइलिश वे में बना लेते हैं। चलो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कैसे सर? अरे है ना, देखो कैसे पैरेलल प्लेट, अरे इस तरीके का, ये देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हो गया ठीक। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप कनेक्ट कर दो एक सप्लाई से। इस तरीके से इसको वोल्टेज देना पड़ेगा, जी हाँ वोल्टेज देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको एक वोल्टेज देना पड़ेगा इसको, इस तरीके से आपको इसको एक वोल्टेज देना पड़ेगा। दे दिए यहाँ से, ठीक। लेट्स से ये आपका वोल्टेज है,
ये ओके, आपने इसको दे दिया, चलो इसको मिटा दें, चलो ये हम लोगों ने दे दिया वोल्टेज, दिस इज प्लस माइनस, ये आपने दे दिया भी, आपने इसको दे दिया भी, प्लस माइनस भी दे दिया। जैसे आपने इसको वोल्टेज से कनेक्ट किया, इसमें एक चार्ज प्रोड्यूस होगा, दिस इज ये चार्ज, ठीक है, यहां से ये चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ये चार्ज। तो जैसे आपने इसको वोल्टेज दिया इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, ये दोनों प्लेट की बीच की दूरियां हैं जो कि डी है, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच की दूरियां डी, और ये जो प्लेटें हैं इसमें आपने मीडियम क्या रखा है, दो प्लेट के बीच में तो कुछ नहीं भाई, हवा है इसके अंदर में, एयर, आपको आपने मीडियम चूज किया है एयर, तो एयर इज अ मीडियम, है ना, आपने क्या चूज किया हुआ है, मीडियम एयर, सो दिस इज एयर, ये एयर है। इफ इट इज एयर तो परमिबिलिटी क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिबिलिटी एयर का 1 होगा, तो टोटल परमिबिलिटी म्यू नॉट के बराबर होगा, ठीक है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ओके सर, हाँ, ये जो प्लेट है इसका स्पेसिंग आपने बना दिया, पर प्लेट का जो एरिया है क्रॉस सेक्शन वो ए है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट ए है, ओके, इस तरीके से। तो इसका सर डेरिवेशन कैसे करें, हम लोग तो पता है, हमने लिखा है कि भैया डी इज द फ्लक्स डेंसिटी, डी इज द फ्लक्स डेंसिटी। अब डी की मैं बात करना चाहूँ फ्लक्स डेंसिटी का, तो ये मेरे पास होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1, ठीक है, और डी का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, डी का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्यू बाई ए, तो ये मेरे पास क्यू बाई ए हो गया, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1, ये एप्सिलॉन नॉट, ई का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बाई डी, वी बाई डी, तो यहाँ से क्यू डिवाइडेड बाई मैं भी लिखना चाहूँ, क्यू डिवाइडेड बाई मैं भी लिखना चाहूँ, देखो यार सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन भी होता है, तो क्यू डिवाइडेड बाई मैं भी लिखना चाहूँ तो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आएगा, और क्यू डिवाइडेड बाई भी को मैं बोल देता हूँ सी, कब के लिए लिख रहा हूँ मैं इसको, एयर के लिए लिख रहा हूँ। तो मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या मिला, मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या मिला एयर के लिए, तो एयर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू मिला मुझे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी मुझे यहाँ पे मिल गया, दिस इज द कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये मुझे मिल गया, ठीक है, ये मुझे मिल गया, यही मेरा कैपेसिटर है, यही मेरा कैपेसिटेंस की वैल्यू है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की वैल्यू है, आ रहा है बात समझ में, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की वैल्यू है, ओके। ये अभी देखेंगे, सबके बारे में बातें करेंगे, किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके क्या होता है। तो सबसे पहला मैंने चूज किया, दो प्लेट के बीच में मैंने एयर को रखा, दो प्लेट के बीच में मैंने एयर को रखा, तो मुझे कैपेसिटेंस मिला इस कैपेसिटर का, वो मिल गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसका मतलब मैंने ये देखा कि जो कैपेसिटेंस है अभी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ये जो कैपेसिटेंस है दो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पहला, फर्स्ट यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया को जितना बड़ा रखोगे प्लेटों का उतना ज़्यादा कैपेसिटी होगा इस कैपेसिटर का, करेक्ट, तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो ये जो मेरा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो स्पेसिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इन दोनों को जितना नज़दीक रखोगे, डी का वैल्यू को कम रखोगे उतना ज़्यादा कैपेसिटी, और दोनों के बीच में सेपरेशन को ज़्यादा रखोगे, दो प्लेटों के बीच की दूरी को जितना ज़्यादा रखोगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट जितना इंक्रीज करोगे उतना ही यहाँ पे क्या होने लगेगा, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर डिक्रीज होने लगेगा। तो कुल मिला के मुझे ये समझ में आ गया कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को आपको बढ़ाना है तो एक बड़ा प्लेट यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जो है, स्पेसिंग जो है उसको आपको रेड्यूस करना पड़ेगा, तो आपको एक ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटेंस मिल जाएगा, कैपेसिटर बना पाओगे। एकदम क्लियर है? ओके, तो ये एकदम क्लियर है, ये आपको मिल गया, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कैपेसिटर की बात कर लूँ, लेट्स कंसीडर व्हेन द मीडियम इज एयर, व्हेन द मीडियम इज एयर के जगह में मैं क्या ले लेता हूँ, कुछ मीडियम पे ले लेता हूँ, व्हेन द मीडियम, है ना, एयर के केस में मैंने लिया, इन मीडियम के केस में मैं ले लेता हूँ, मान लो कोई मीडियम मैंने वहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक कुछ मटेरियल ले लिया, व्हेन द मीडियम इज एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कुछ भी ले लेता हूँ मैं, एयर के जगह में कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैं डाल देता हूँ वहाँ पे बीच में, है ना। तो सेकेंड हम लोग मीडियम में लिखना चाहते हैं, मान लो कोई मीडियम आप इसके बीच में डाल रहे हो, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप डाल रहे हो, लेट्स से कि दो प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप डाल रहे हो, आप ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप डाल रहे हो दो प्लेट के बीच में, है ना, ये कोई दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहे हो जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, म्यू आर है, जिसके रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर है। तो सेकंड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेकंड मैं यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूँ कि सेकंड
कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है ना, फॉर मीडियम, फॉर मीडियम, कैपेसिटेंस फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू को मैं लिखना चाहूँगा तो अभी मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी मुझे फ़र्क पड़ेगा कि मीडियम के लिए मैं कैपेसिटेंस को लिखना चाहता हूँ इस कैपेसिटर का, तो ये मुझे अभी मैं लिखूँगा इसको एप्सिलॉन नॉट, अब आएगा आपके पास एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, बस यही तो फ़र्क है ना, अब एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। ये इसका मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि अब मेरा कैपेसिटी जो है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है कितना इंक्रीज हो गया जब मैंने वहाँ पे कोई मीडियम को डाला, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाला, कोई यहाँ पे मटेरियल को रखा दोनों प्लेट के बीच में जिसकी परमिबिलिटी म्यू आर है, जब उसको मैंने रखा तो अब देखो आप उसकी कैपेसिटी जो है, कैपेसिटेंस जो है कितना इंक्रीज हो गया होगा। तो ये मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी हो गया और ये मेरे पास क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू है व्हेन द मीडियम इज एयर, तो ये एयर का कैपेसिटेंस हो गया। इसका मतलब किसी भी मीडियम पे किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को मैं लिखना चाह रहा हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा एप्सिलॉन आर और ये मेरे हो जाएगा सी एयर। देखो इसका मतलब जो मटेरियल आपने बीच में इंसर्ट किया है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो कुल मिला के मेरा जो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, मेरा किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किन चीज़ों पे डिपेंड किया, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो तो सबसे पहले एरिया पे डिपेंड किया सर। दूसरी बात, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है दो प्लेटों के बीच की दूरियों पे डिपेंड किया सर। तीसरी बात, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो आपके मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, जितना ज़्यादा परमिटिविटी होगा मीडियम का उतना ज़्यादा कैपेसिटी या कैपेसिटेंस होगा उस कैपेसिटर का। क्या आप सभी को समझ में आ गया? क्या आप सभी को समझ में आ गया? इतना अंडरस्टैंडिंग है? ओके, तो इन सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहता है ना, डी को बढ़ाओगे तो सी पे क्या फर्क पड़ेगा, डी को घटाओगे तो सी पे क्या फर्क पड़ेगा, एरिया को कम रखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, एरिया को बढ़ाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, एरिया को पहले के एरिया से 2 गुना कर दिया जाता है और डी को कम कर दिया जाता है या ज़्यादा कर दिया जाता है तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इन सारे चीज़ों के बारे में आप लोगों को पूछा जाता है। ओके, तो आप लोग ना इतना थोड़ा सा मैनिपुलेटेड भी बनना चाहिए ना इंसानों को कि सर ने ये सब बता दिया, क्वेश्चन नहीं कराया और क्वेश्चन आ गया तो हमसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। जब मैं यहाँ पे इतना सारा डिस्कस कर लिया तो आपको एकदम पता होना चाहिए कि डी के साथ सी का क्या मैनिपुलेशन हो सकता है, ए के साथ सी का क्या मैनिपुलेशन हो सकता है। इतना आप स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनोगे तभी तो, नहीं तो कोई भी टीचर आपको एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस नहीं कराते जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। हाँ, ऐसा कुछ क्वेश्चंस में होता है, डायरेक्ट ऐसा होता है, लेकिन सब क्वेश्चंस में नहीं होगा, आपको अपने दिमाग को वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा स्मार्ट बनो, ये सबको देखते जाओ और स्मार्ट बनते जाओ, ठीक है। इसलिए हम लोग ये चीज़ों को आप लोगों को बताते रहते हैं। तो ये हमने सेकंड केस यहाँ पे देखा, ये सेकंड केस के बारे में मैंने आप लोगों से बात कही, ये सेकंड केस के बारे में आप लोगों को बताया। अब कैपेसिटर बन गया, अब थोड़ा देखो, अब हमारे पास कैपेसिटर है, अब कैपेसिटर बन गया आपका, अब हमारे पास कैपेसिटर है, अब हमारे पास कैपेसिटर है, हमको ना कैपेसिटेंस मिल गया, ठीक है। ये सारा चीज़ें हमको समझ में आ गया। अभी मैं बहुत सारे केसेस की बात करूँगा, चलो थोड़ा केस की बात कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा और केस की बात कर लेता हूँ। तो ये मैंने देख लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हेन मीडियम इज एयर, व्हेन मीडियम इज, व्हेन एनी मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी म्यू आर था, उसके लिए मैंने देख लिया। अब मैं यहाँ पे कैपेसिटेंस लिखना चाहता हूँ, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लो मैं यहाँ पे कुछ स्लैब को रखना चाहता हूँ जिसका मैं एक मान लो मेरे पास कोई दो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच में या तो मैंने क्या रखा, पूरा पूरा हवा रखा है, मीडियम मेरा एयर था, या तो मैंने कोई मीडियम को ही पूरा पूरा डाल दिया। मान लो मैं ऐसा ना करके कुछ ऐसा स्लैब डालूं, ऐसा ना करके मैं कुछ ऐसा स्लैब डालूं जिससे मैं चाहता हूं कि मेरा जो कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो और बढ़ जाए। मैं ऐसा चाहता हूँ कि इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो और इंक्रीज हो जाए, और इंक्रीज हो जाए। तो थर्ड मैं यहाँ पे केस ले लेता हूँ, थर्ड केस मैं ले लेता हूँ, खाली मुझे इसका थर्ड केस ले लेता हूँ, मीडियम पार्टली एयर, मीडियम पार्टली एयर। तो यहाँ पे ले लेता हूँ थर्ड मीडियम पार्टली एयर, थर्ड मीडियम तो है बट आधा में हवा भरा हुआ है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मीडियम पार्टली एयर,
आ रहा है बात समझ में? मीडियम पार्टली एयर। अभी मैं कैपेसिटेंस के बारे में बहुत सारे बातें करूंगा, आप देखते रहिए। ये पूरा जो सीरीज है एक आध दो घंटा मैं कंप्लीटली एक आध दो घंटा 3 घंटा भी हो सकता है कैपेसिटर के बारे में ही बात करने वाला हूँ, पूरा कैपेसिटर के बारे में बात करने वाला हूँ। कैपेसिटर यहाँ से एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि होता क्या है और कैसे बनता है, क्या होता है, कंप्लीट बात करने वाला हूँ इस लेक्चर में, या इससे आने वाला लेक्चर, उसके बाद आने वाला लेक्चर, पूरा कैपेसिटर चलेगा अभी। ठीक है, तो कंप्लीट एकदम कंफर्टेबल फील करोगे उसके बाद कैपेसिटर में आप। मान लो मीडियम पार्टली एयर इन्होंने बोला, व्हाट डू मीन बाय मीडियम पार्टली एयर? मीडियम पार्टली एयर का मतलब होता है, लेट अस यहाँ पे मैं बोल दूं कि आपके पास एक कैपेसिटर है इस तरीके से, ये ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक कैपेसिटर है। क्या बोल दिया मैं? कि आपके पास इस तरीके से एक कैपेसिटर है। चलो यहाँ पे अब मैं बोल दिया कि थोड़ा सा इसमें हटा लेता हूँ कुछ कुछ चीज़ों को, ये इसको अभी हमको पता है ये सब क्या है ना, ये सब क्या है पता है हमको। चलो, तो ये है हमारे पास, ये सब चीज़ को अब हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को अब। चलो हट गया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अब, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमको, ये ओके ये। चलो अब मैंने बोला कि मान लिया जाए मेरे पास, मान लिया जाए कि मेरे पास इस तरीके का मैं ले रहा हूँ, आधा में मैं यहाँ पे हाफ में क्या डाल दूँ, हाफ में मैं कुछ मीडियम डाल दूँ इस तरीके का, ये, और आधा में मैं क्या कर देता हूँ, एयर भर देता हूँ। ये मेरा मीडियम है और यहाँ पे एयर भर दिया। तो मैं क्या बोला कि टोटल स्पेसिंग डी है, और मैंने ये बोल दिया आपको कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा जो थिकनेस है इसका वो टी है। क्या बोला मैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा जो थिकनेस है, जो मैंने वहाँ पे क्या डाला हुआ है, एक स्लैब डाला हुआ है, एक स्लैब को डाल दिया इसमें, मैंने एक स्लैब को डाल दिया जिसका थिकनेस टी है, और इस स्लैब का परमिटिविटी मैं मान लेता हूँ म्यू1 है। रिलेटिव परमिटिविटी कितना है? म्यू नहीं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 1 है परमिटिविटी, एप्सिलॉन 1 है। ओके, ये परमिटिविटी है, E1 बोल दूंगा मैं, कभी कभी चल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ की मैं बात करना चाहूँ, टोटल डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच की स्पेसिंग कितना डी है, इसका कितना टी है, तो इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, फिर इसका कितना होगा बेटा बताओ तो। ये जो एयर वाला जो पार्ट है इसका कितना होगा, एक बार जल्दी बताइए मुझे, एयर वाला पार्ट का तो टोटल डी है सर, इसका टी है, तो यहाँ का जो स्पेसिंग होगा डी माइनस टी होगा सर। और यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा, इसका रिलेटिव परमिटिविटी होगा सर, रिलेटिव परमिटिविटी इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, एयर है तो, और इसका कुछ दिया हुआ है, एप्सिलॉन 1 है, एप्सिलॉन 1 है, ठीक है। चलो अब हम लोग बातें करने स्टार्ट कर इसके बारे में, ठीक। मान लो मैंने इसको टोटल वोल्टेज दिया, लेट अस कंसीडर कि मैंने इसको एक टोटल वोल्टेज दिया। आप देख पा रहे हो ना कि ये मैंने ना इसको एक टोटल वोल्टेज दिया, कैसे दिया सर, यहाँ से देखिए। मान लिया जाए कि मैंने एक इसको टोटल वोल्टेज दिया, देखो इस तरीके का मैंने, मान लो इसको एक टोटल वोल्टेज दे दिया, ठीक, इस तरीके का मैंने इसको टोटल वोल्टेज दे दिया, यहाँ से टोटल वोल्टेज दिया, ये टोटल वोल्टेज दिया, इस तरीके का मैंने इसको एक टोटल वोल्टेज दिया, ये टोटल वोल्टेज मैंने दिया, ओके। ये टोटल वोल्टेज भी है। आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, यहाँ पे इसका वोल्टेज मैं मान लेता हूँ, मान लो इसका V1 है और इसका वोल्टेज यहाँ का आपका V2 है, तो टोटल वोल्टेज आपके पास क्या है, टोटल वोल्टेज आपके पास क्या है बताना मुझे, टोटल वोल्टेज हमारे पास क्या है, V है, और ये जो V है उसको हम लोग लिख सकते हैं V1 प्लस का V2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। V1 प्लस का V2, आपको याद होना चाहिए कि आपके पास एक 3 फॉर्मूला मैंने बोला था ना, ये आपके पास होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और E होना चाहिए, D का वैल्यू आपके पास पता होना चाहिए कि Q अपॉन आपका क्या होता है, Q अपॉन आपका एरिया, ये पता होना चाहिए दूसरा फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला आपका E का वैल्यू पता होना चाहिए जो कि आपके पास V डिवाइडेड बाई D होता है। D क्या है, दो प्लेट के बीच की स्पेसिंग, या फिर
स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेट्स, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, भी को अपन लिख सकते हैं ई इंटू डी लिख सकते हैं। ओके, सो V1 ये मेरे पास टोटल वोल्टेज हो गया V1 को मुझे लिखना है, V1 को मुझे लिखना है, तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरा क्या होगा, E1 होगा। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरा क्या होगा, E1 होगा। और D क्या है सर, स्पेसिंग बिटवीन, तो ये कितना है सर, T है ना। ये फर्स्ट प्लेट का स्पेस कितना है, मतलब डिस्टेंस कितना है, प्लेट का थिकनेस कितना है, T है ना। हाँ, V2 मैं लिखना चाहूँ सेकंड के लिए, ये एयर के लिए लिखना चाहूँ एयर के लिए, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा E2 हो जाएगा। और वहाँ का कितना है सर, स्पेसिंग D माइनस T है। लिख दिया सर। हाँ, अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं E को लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो E को लिख सकता हूँ, यहाँ से E को लिख सकता हूँ D अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक, तो यहाँ पे देखो अब ये मेरे पास हो गया V, और E1 को मैं क्या लिख दूंगा, D इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। अब D1 नहीं होगा, ये होगा आपका D, ये D इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरा सेम होगा सब जगह। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया D। अब इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, तो इसका एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 होगा, तो ये मेरा हो गया एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 1, और T तो यहाँ पे है ही सर, और ये प्लस हो जाएगा। देखते रहो, एक बार सेट करने की देरी है, फिर सब चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। E2 को मैं लिखना चाहूँगा उसके लिए, तो E2 मेरे पास क्या हो जाएगा, D। E2 मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास हो जाएगा D, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ही होगा, एप्सिलॉन 1 का वैल्यू वहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी तो 1 है ना, और ये मेरे पास हो जाएगा D माइनस का T। ओके सर, अब D को अपन कॉमन ले लेते हैं, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो D अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरे पास कॉमन आ गया। ठीक है, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे मिला T अपॉन E1 प्लस D माइनस का T, ये मुझे मिल गया यहाँ पे। अब D की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, D की वैल्यू को D के जगह में मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, D को किससे, Q बाई A से, तो D को मैं लिख देता हूँ Q बाई A, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ D को Q बाई A। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा Q, और ये मेरे पास हो जाएगा A, तो Q बाई A मैंने लिख दिया। ठीक बात, ठीक है सर। अब यहाँ से मैं Q बाई V मेरा क्या होता है, लेट्स से ये Q है, डिवाइडेड बाई मैंने V कर दिया, मतलब Q है, V को इधर ले आया, तो मेरा जो आंसर आया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T अपॉन E1 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास D माइनस का T, और यही मेरे पास C की वैल्यू हो जाएगा जब आपका मीडियम पार्टली एयर रहेगा, मीडियम रहेगा और पार्टली एयर रहेगा, आधा मीडियम रहेगा आधा में एयर रहेगा, तो आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस T को एक साथ लिख सकते हो, यदि आप लिखना चाहोगे तो T को यहाँ से एक साथ लिख सकते हो। तो क्या आपके पास आएगा फाइनल आंसर, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई, यहाँ से अपन लिख लेते हैं D को, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं D। ठीक है, उसके बाद माइनस T को कॉमन ले ले, क्या माइनस T को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ये हो गया, T को अपन कॉमन ले लिए, माइनस T को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ से आपके पास T कॉमन आ गया है ना, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक, T कॉमन आ गया, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, या इसी फॉर्म में लिख दूँ क्या, चलो इसी फॉर्म में लिख दूँ क्या, ये T है, ये T है, ये D है, तो D एक साथ ऐसे लिख लो, चलो ऐसे लिख लो, ये हो गया D प्लस क्या आपका हो जाएगा T अपॉन एप्सिलॉन 1 या एप्सिलॉन R माइनस का T, तो इसको आप लिख सकते हो C एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई, ये तुम्हारा D हो गया, यहाँ से आप कॉमन ले लो, किसको ले लो, T को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 माइनस का 1, और ये T कॉमन, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। और अब आप लोग को क्वेश्चन इसी में न्यूमेरिकल वगैरह सेट कर देता है, कभी कभी न्यूमेरिकल सेट कर देता है। अब न्यूमेरिकल कैसे सेट करता है ध्यान से देखना, ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे सेट करता है ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है। मान लो आपको दे दिया कि भैया ले लो, यहाँ पे आप एक कैपेसिटर ले लो, इस तरीके का दे दिया, ये एक कैपेसिटर दे दिया, ठीक है, इस तरीके का आपको, ये प्लेटें हैं, 2 प्लेटें हैं कैपेसिटर का, और इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे आपके पास क्या है, तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके का आपका कोई
क्या है बेटा, आप लोग के पास यहाँ पे कोई मीडियम है और यहाँ पे आपका एयर है, समझ रहे हो, इस तरीके का मैं बताना चाह रहा हूँ, ये इस तरीके का। और बोल दिया कि इस क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया कि भैया ये आपके पास गिवन है। देखो ये क्वेश्चन मैं फ्रेम ही कर देता हूँ ना, एक इससे क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ। लेट अस, गिवन क्या क्या है ध्यान से देखना यहाँ पे, इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या हो सकता है, गिवन क्या क्या हो सकता है। तो पहला, प्लेट जो दिया है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल स्पेसिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट, ओके। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा जो होता है टोटल स्पेसिंग होता है, ये डी होता है, ठीक है, ये डी होता है। डी का वैल्यू आपको दे दिया जाता है, लेट से डी का वैल्यू आपके पास दे दिया जाता है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ओके। और थर्ड आपका यहाँ पे थिकनेस दे दिया जाता है, मान लो इसमें का जो थिकनेस है वो 25 सेंटीमीटर है। थिकनेस क्या है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये जो आपने स्लैब यूज किया ना बेटा, ये इसका थिकनेस है, ये इसका थिकनेस आपको दे दिया, टी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है और टोटल डी का वैल्यू मेरे पास कितना है 40 सेंटीमीटर है, जिसमें से 25 पे है, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक बात है यार, लिख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। 25 सेंटीमीटर ये, ठीक, ये सब दे दिया जाता है। और क्या की जरूरत होगा, तो भैया हाँ, यहाँ पे जो आपने यूज किया है इस तरीके का, यहाँ पे जो आपने यूज किया है क्या, ये जो आपने यूज किया है यहाँ पे कोई मीडियम, इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी आपको दे दिया जाता है कि इसका 50 है, यूनिट तो होता नहीं है, 50 है, ये ऐसा दे दिया। तो बताओ इसका कैलकुलेट करने के लिए आपको दे दिया कि कैलकुलेट करो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, कैलकुलेट करो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इस तरीके का जब आपको दिया रहेगा तो टोटल कैपेसिटेंस आपने लिखा एप्सिलॉन नॉट ए, ऐसा आपने लिखा, फिर यहाँ पे डी लिखा, फिर आपने ऐसा ऐसा प्लस कर दिया, है ना, फिर आपने देखा टी को कॉमन निकाल दिया, तो टी को कॉमन निकाल दिया तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 माइनस का 1 इंटू टी आया। देखो यही फॉर्मूला लिखे हो कि नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट ए डी प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 माइनस का 1 इंटू टी, माइनस का 1 इंटू टी, यही तो फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा है। देखो अब वो आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है ना, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैपेसिटेंस इसका पूरा टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, तो टोटल कैपेसिटेंस आपका हो जाएगा, फॉर्मूला एक बार देख लेना और सही है नहीं, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 हो गया। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू आपके पास है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर में आप रख लो, अभी सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रख लो, या फिर मीटर में भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज कर लो, चलो। तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 हो जाएगा, मीटर में मैंने कर दिया, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म। डी का वैल्यू कितना है सर, तो 40 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 प्लस 1 बाई एप्सिलॉन 1 कितना है सर, हाँ परमिटिविटी 50 दिया है, तो 1 बाई 50 कर देता हूँ मैं, तो दिस इज 1 बाई 50 माइनस का 1, 1 बाई 50 माइनस का 1, ये हो गया, ठीक, 1 बाई 50 माइनस का 1। और टी कितना है सर, तो टी 25 सेंटीमीटर है, तो इट विल बी 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करोगे तो यू विल गेट सी, और यही आपका टोटल कैपेसिटेंस होगा, यही आपका टोटल कैपेसिटेंस होगा, यही आपका टोटल कैपेसिटेंस होगा। तो ये जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा, ये जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा और ये जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा, है ना, ये यहाँ के कैपेसिटेंस से ज़्यादा आएगा। कौन सी कैपेसिटेंस से, देखो अब आपको 3 केस मैंने बताया, तीनों केस क्या क्या बताया बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। 3 केस मैंने बताया कि ऐसे आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के भी दे देगा, समझना मेरे बातों को अच्छे से ना। केस नंबर 1, ये मान लो केस नंबर 1 है, ठीक है सर, ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में ना सिंपल सी बात है कि केस नंबर 1 में आपको ये इस तरीके का लिया गया था 2 प्लेट, ठीक है। ये मान लो केस नंबर 2 है, अभी देखो मैं केस बनाते जा रहा हूँ, और ये केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 है, अभी केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो ये मेरे पास हो गया केस नंबर 1, देखना अभी क्या क्या करने वाला हूँ मैं। ये केस नंबर 1, केस 1, केस 1, ये मेरा केस 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास केस 3, केस 3। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या हुआ है कि केस नंबर 1 में ना दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम है वो एयर है, दोनों प्लेट के बीच में मीडियम जो है वो क्या है बेटा, एयर है। ये दोनों प्लेट के बीच में मीडियम जो एयर है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा, सी एयर की जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ही होगा, इतना होगा। यहाँ पे देखो सी एयर, C1 लिख सकते हो इसको, C1, ठीक है। अब मैं बोला कि यहाँ पे जो मीडियम है, इस बार यहाँ पे जो मीडियम है आपके पास, यहाँ पे जो मीडियम है, ये हमने जो मीडियम यूज किया, इस तरीके का जो मीडियम हमने यूज किया, इस मीडियम का परमिटिविटी क्या है, इस मीडियम का परमिटिविटी मेरे पास ना E1 है या एप्सिलॉन आर है,
समझ में आ रहा है? रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन आर है। तो सर यहाँ पे C2 आपको जो मिला, ये मान लो C1 है, तो C2 जो आपको मिला वो कितना मिला? C2 आपको मिला, वो आपको मिला एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी मिल गया। इसका मतलब C2 का जो वैल्यू है ना, वो आपका एप्सिलॉन आर इंटू कितना टाइम्स है? ये C1 टाइम ज़्यादा है, मतलब एप्सिलॉन आर टाइम ज़्यादा है C1 से। C1 का जो भी कैपेसिटी होगा उससे एप्सिलॉन आर टाइम ज़्यादा है। आ रहा है बात समझ में आपको? तो ज़्यादा कैपेसिटी मिल गया यहाँ पे, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यहाँ पे ज़्यादा मिल गया। कितना टाइम ज़्यादा? इससे एप्सिलॉन आर टाइम ज़्यादा मिला। ओके, अब मैंने बोला कि सर यहाँ पे मान लो कोई इस तरीके का मैं पार्टली एयर और स्लैब मैंने यूज कर लिया। मान लो यहाँ पे मैंने कोई स्लैब यूज कर लिया, सेंटर में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर में भी कई लोग दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या यूज कर लिया? सर यहाँ पे हम लोगों ने एयर यूज कर लिया। ये मेरे पास क्या है? एयर है। देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज कर लिया? एयर। यहाँ पे मैंने क्या यूज कर लिया? एयर। तो एयर यूज किया तो यहाँ के लिए आपका क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी मान लो इसके लिए 1 हो गया और इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आपने लिखा तो यहाँ पे मान लो मैं C3 बोल देता हूँ, ये मेरे पास आया एप्सिलॉन नॉट A और ये मेरे पास आ गया D प्लस ये मेरे पास 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 माइनस का 1 इंटू टी, ये आ गया, ये C3 आ गया। ठीक है, तो जब मैं कंक्लूजन निकालूंगा ना, तो तीनों में से ये C1 है, मान लो ये C2 है, ये C3 है, तो तीनों में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसका मिलेगा? आप मैथमेटिकली आपको निकालने के लिए मैं बोल दूंगा, तो तीनों में से सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो मिलने वाला है वो इसका मिलने वाला है। C3 का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, फिर C2 का ज़्यादा होगा, फिर C1 का ज़्यादा होगा। यदि आपको यकीन नहीं है, यदि आपको यकीन नहीं है तो तीनों केस के लिए D का वैल्यू आप ले लेना, इसके लिए भी आप 10 सेंटीमीटर ले लेना, है ना, और इसके लिए μ1 का वैल्यू तो आप 1 है, एयर ही है तो, और एरिया का वैल्यू आप ले लेना यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही डाटा सबके लिए लेना, यही डाटा सबके लिए लेना, और यहाँ पे कुछ इसका थिकनेस ले लेना। यदि टोटल डिस्टेंस आपको पता है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप ले लेना इसको 5 सेंटीमीटर का, और आप निकाल के देखना इसी डाटा को लेकर के, तो डेफिनेटली C3 आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, फिर ये। इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है C3 का वो ज़्यादा रहेगा, फिर C2 का, फिर C3 का, C1 का। आ रहा है बात समझ में? तो ये मज़ेदार चीज़ है, यदि आप प्रैक्टिकली इसको करना चाहते हो तो एक बार करके देखना, आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? आप लोग प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो एक बार करके देखिए, आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली आपको ज़्यादा मिलेगा। इतना क्लियर हो गया? डेफिनेटली आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहीं पे ख़त्म नहीं होता। अब इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और हम लोग डिफरेंट चीज़ें इसमें करेंगे, जैसे कि कंपोजिट स्लैब। अभी हम मैंने तो कितना केस बताया? अभी तो मैंने आप लोग को केस नंबर आई थिंक ये मीडियम पार्टली एयर 3rd केस बताया। अभी देखो अब इसमें और क्या क्या हम लोग बातें कर सकते हैं, और क्या क्या बातें कर सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, चलो इसके बाद मैं बता देता हूँ आप लोग को, 3rd ले लेता हूँ, 3rd के बाद ये 4th ले लेता हूँ। चलो 4th रहेगा ना, चलो इसको मैं बोल देता हूँ 4th, ये मेरे पास हो जाएगा 4th में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिट स्लैब। कंपोजिट स्लैब के बारे में बातें करने वाले हैं। मान लो मैं स्लैब इसमें डिफरेंट स्लैब इसमें डाल दिया कंपोजिट के फॉर्म में, इस तरीके से कहने का मतलब मैंने ना यहाँ पे भी आपका स्लैब डाल दिया, देखते रहो। ठीक है, इस तरीके का। चलो देखो यहाँ पे मैं डिफरेंट स्लैब डाल दिया। क्या क्या स्लैब डाल दिया? लेट अस यहाँ पे एक स्लैब डाल दिया जिसकी परमिटिविटी मान लो मेरे पास है, बाकी है ना। एक स्लैब मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसकी भी परमिटिविटी डिफरेंट होगा। समझो मेरे बातों को अभी, है ना। अभी मैं बीच में गैप दिखा रहा हूँ तो जस्ट दिखाने के लिए, आपस में जुड़ा रहेगा, जोड़ने को। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और स्लैब डाल दिया, मान लो ये डाल दिया मैं, और सबका अपना थिकनेस दिया हुआ है। तो ये तो दोनों प्लेट है और 3 स्लैब मैंने डाला हुआ है। 3 स्लैब डाला हुआ है तो सबका मुझे क्या देना पड़ेगा? सबका डी ना दे करके मुझे अब क्या देना पड़ेगा? अब मुझे देना पड़ेगा, सर देखते रहिए इसका क्या क्या देता हूँ डाटा मैं आप लोग को। ये डी को हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखते रहिए, मान लो यहाँ पे जो स्लैब 1 जो डाला हूँ, ये इसका थिकनेस T1 है, इसका T2 है, इसका थिकनेस T3 है। और ये जो स्लैब मैंने 1 डाला है, इसका रिलेटिव परमिटिविटी आपका E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है। ये एरिया है, ये V1 V2 V3 है। इसका मतलब ये सीरीज में है, ये सीरीज कैपेसिटर की तरह ये बिहेव करेगा, ये सीरीज कैपेसिटर की तरह बिहेव करने वाला है। तो ये 2 मेन प्लेट हो गया और ये डिफरेंट मैंने स्लैब डाला है, तो यहाँ का कैपेसिटी यहाँ का डिफरेंट होने वाला है, और तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। देखते जाइए आप, ठीक है। तो इसके कैपेसिटेंस को आपको लिखना है, इसके कैपेसिटेंस को आपको लिखना है। तो कभी कभी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए या कभी कभी कैपेसिटेंस को घटाने के लिए हम लोग इन सारी चीज़ों को इस तरीके से करते रहते हैं। मान लो इसकी कैपेसिटेंस को आपको लिखना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए डिवाइडेड बाई, ये आपका होने वाला है एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए डिवाइडेड बाई
ये आपका हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 3 एंड प्लस 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 सो ऑन, ऐसे करके n नंबर ऑफ आपके पास रहेगा स्लैब, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कंपोजिट स्लैब के लिए आप लिखना चाहते हो कैपेसिटेंस की वैल्यू को, तो लिख सकते हो। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आता है, क्वेश्चंस में ये बोल दिया जाता है कि भैया फर्स्ट वाला जो आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला है उसकी परमिटिविटी इतना है, थिकनेस इतना है, सेकंड का परमिटिविटी इतना, थिकनेस इतना, इतना थिकनेस इतना, परमिटिविटी इतना, परमिटिविटी इतना, है ना। जबकि बोल देगा कि एरिया ऑफ द, है ना, एरिया ऑफ द प्लेट इतना है, और आपको सारे इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू को पूछ लेगा। तो सपोज इसमें एक न्यूमेरिकल उसको फ्रेम करना है, मान लो आप लोग के लिए न्यूमेरिकल फ्रेम करना चाहेगा, तो उसको क्या क्या देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा ए का वैल्यू दे देगा। मान लो ये दे देगा कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक प्लेट है। अब उसमें ये दे देगा कि प्लेट 1 ऐसे करके बना के दे देगा, है ना, ऐसे बना के दे देगा। प्लेट 1 की थिकनेस जो है, ऐसे करके प्लेट 1 का थिकनेस जो है 10 सेंटीमीटर का है और इसकी परमिटिविटी 100 है। ठीक है, ठीक वैसे प्लेट 2 का जो थिकनेस है, प्लेट 2 का जो थिकनेस है उसको भी आप कुछ दे देगा, है ना, उसको भी दे देगा। मान लो ये 15 सेंटीमीटर है और इसकी परमिटिविटी थोड़ा और ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी दे देगा ना आपको। ठीक है, T3 का वैल्यू आपको दे दिया मान लो 20 सेंटीमीटर और इसकी परमिटिविटी जो है आपके पास मान लो 200 सेंटीमीटर 200 है, ऐसे करके इसका तो यूनिट होता नहीं। तो कैलकुलेट, इसमें बोल देगा कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, यहाँ से क्या बोल दिया जाएगा आप लोगों को, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो क्या की वैल्यू, कि टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा। तो देखो सब चीज़ आपको पता है, T1 E1 T2 E2, है ना, T3 E3 और एप्सिलॉन नॉट तो पता ही रहता है, ए की वैल्यू भी पता है। तो इस तरीके से चीज़ों का टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक कंपोजिट स्लैब वाला ये हो गया, समझ में आ गया। चलो इसी में आपके पास चौथा एक पांचवा केस भी आपका बन सकता है। देखिए स्पेशल केस पांचवा, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। चलिए स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या होने वाला है देखना आप, स्पेशल केस में, ठीक, ये पढ़ चुके हो ऑलरेडी आप। स्पेशल केस में क्या होने वाला है देखना आप सभी लोग, स्पेशल केस में क्या होने वाला है। मान लो ये तुम्हारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्पेशल केस में क्या होने वाला है, ठीक, और मैं बोल दिया कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस तरीके से इसको मैंने ना 2 प्लेट में डिवाइड कर दिया, ठीक, ये ठीक है इस तरीके का। अब यहाँ से मैं एक क्या डाल देता हूँ, यहाँ से एक लाइन मैं बोल देता हूँ कि भैया यहाँ पे मेरे पास क्या भरा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास एयर मीडियम है। यहाँ पे मैंने मीडियम को क्या रखा, एयर रख लिया। यहाँ पे मैंने मीडियम को अपना एयर रख लिया, तो दिस इज द एयर। ये मीडियम जो है मेरे पास वो क्या है, एयर है, ये एयर है। ठीक है, ये जो मीडियम है मेरे पास एयर है, ये क्लियर, ये मीडियम है, एयर है। अब मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे क्या मीडियम है आपका, यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे कोई मीडियम आप लोगों ने यूज किया है, लाइक इस तरीके से। ये इस तरीके से, ओके, वहाँ पे कोई मीडियम है, ये एयर है ना, तो एयर है, मान लो एयर का आपको तो पता ही है परमिटिविटी कितना होता है और मीडियम का कितना होता है। तो मान लो यहाँ का परमिटिविटी आपका E1 है और इसका तो 1 होगा, E2 का वैल्यू तो 1 होगा, सिंपल सी बात है, बाकी चीज़ें तो पता है आपको। और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्पेसिंग होता है आपका D होता है, और ये जो आप देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्पेसिंग आपका क्या होता है, A होता है। ये प्लेट एरिया को आप ऐसे ही दिखाते हो यहाँ से आप इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से आप दिखाते हो। चलो अब इस तरीके से आप इसको दिखाते हो A को, तो ये तुम्हारे पास A हो गया, ठीक। हाँ बेटा, अब यहाँ से मैं वोल्टेज दूंगा, मान लो यहाँ से ऐसे वोल्टेज दिया, तो इसका इसका इस मीडियम का जो ये जो इस मीडियम का कैपेसिटेंस क्या होगा, इसको मैंने वोल्टेज दिया, तो ये जो मीडियम मुझे मिला, ये जो मीडियम मेरे पास क्या है, एयर है, इसका कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, इसका कैपेसिटेंस मान लो C1। इसका कैपेसिटेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होने वाला है, C2। दोनों का कैपेसिटेंस डिफरेंट होगा क्योंकि इसका प्लेट का एरिया इतना है, इसका इतना है, दोनों का स्पेसिंग D है। एक्चुअली में जब आप इसको देखोगे ना तो ये थोड़ा आप लोग को इस तरीके का दिखाई देने लगेगा। कैसे दिखाई देने लगेगा, कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगेगा, इस तरीके से। आ रहा है बात समझ में,
इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा। देखिए आप आराम से देखिए, ये मान लो आपके पास कोई दो कैपेसिटर है, ये आपके पास कोई दो कैपेसिटर है इस तरीके का, है ना, ये, अरे बात समझ में, तो ये कैसे दिखाई देने लगेगा आपको, कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगेगा। लेट अस कंसीडर टू कैपेसिटर बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देने लगेगा। ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर हो गया एंड दिस इज योर सेकंड कैपेसिटर। तो देखो फर्स्ट कैपेसिटर इसको मैंने C2 बोल दिया और इसको मैंने बोल दिया C1, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देने लगेगा। देखिए आप सभी लोग इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। ऐसा मैंने क्यों बनाया आप खुद सोचो, क्योंकि दोनों को सेम वोल्टेज मिल रहा है ना, दोनों को सेम वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया। इसका मतलब यह है कि ये दो कैपेसिटर की तरह तो बिहेव कर रहा है, जिसका कैपेसिटेंस एक का C1 है दूसरे का C2 है, और दोनों का वोल्टेज सेम है, इसको भी V मिल रहा है इसको भी V मिल रहा है, इसको भी V वोल्टेज इसको भी V वोल्टेज मिल रहा है। दोनों का कैपेसिटेंस डिफरेंट हो सकता है लेकिन वोल्टेज सेम मिला। वोल्टेज सेम कब होता है, पैरेलल में, इसलिए मैंने दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में रख दिया, क्योंकि यहां से आप देख पा रहे हो कि इन दोनों का ये प्लस ये माइनस, ठीक है, और ये मैंने बोल दिया V। इतना क्लियर, तो C1 C2 हो गया, ये V हो गया। अब मुझे बताओ कि इतना का आप कैपेसिटेंस लिख चुके हो ना पहले भी, हाँ भाई, इस प्लेट का आप देखोगे यहां तक का, आप देख लो यहां से आप देखोगे तो एरिया आपका हाफ हो गया है, भले ही एरिया यहाँ पे कितना है तो A/2 हो गया है, D तो D ही है, तो इसका आप लिखना चाहोगे, मान लो इसका आप लिखना चाहोगे, एयर है मान लो ये, इसका आप लिखना चाहोगे कैपेसिटेंस की वैल्यू को, तो C1 आपके पास क्या हो जाएगा, एयर में क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, तो A जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो A/2D, यही होगा, ठीक बात सर इसका क्या हो जाएगा, इसका C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए C2 का वैल्यू, अब यहाँ पे कोई आपका मीडियम आ गया है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 A/2D, अब A/2 है ना, A का 2, अरे इधर भी एरिया आपका क्या होने वाला है, इसके लिए भी एरिया आपका A/2 होगा, क्यों, क्योंकि सर ये इतना एरिया से आप लोग देख रहे हो, इतना एरिया की बात कर रहे हो, यहाँ पे भी आप यहाँ से लेकर के यहाँ के एरिया की बात कर रहे हो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया A/2 है, इसके लिए भी एरिया A/2 है, D दोनों के बीच का सेम है इसलिए D में कुछ नहीं किए, हाँ, लेकिन एरिया जो है आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ओके, तो यहाँ से हमको लगा कि वो पैरेलल, हाँ भाई, अब जब दो कैपेसिटर आपका पैरेलल में रहता है तो टोटल कैपेसिटेंस आपका क्या होता है, टोटल कैपेसिटेंस आपका C1 प्लस C2 होगा, सब देखोगे अभी C1 प्लस C2 होगा। मान लो दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होता है, मान लो दोनों को ऐड कर देता हूँ, अभी इसके बारे में देखोगे क्यों होता है ऐसा, एडिशन क्यों होता है, सब चीज़ देखोगे हर एक चीज़ के बारे में, वैसे मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा बात कर चुका हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अभी मान लो C1 और C2 को मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो मेरे पास कॉमन क्या है, मेरे पास कॉमन है एप्सिलॉन नॉट, C1 का वैल्यू मेरे पास क्या है एप्सिलॉन नॉट A/2D, और यहाँ पे मैं C2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 A/2D। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है मेरा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है मैं देखना चाहूँ तो एप्सिलॉन नॉट A/2D मेरा कॉमन आ गया है ना, यहाँ पे क्या बचा तो 1, ये तो पूरा निकल गया, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास इतना, ये देखो इतना हो गया, ये इतना कैपेसिटेंस आ गया। पहले कैपेसिटेंस क्या आता है इसका, सिंपल आ जाता एप्सिलॉन नॉट A/D आ जाता सिंपल, अभी कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट A/2D 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट, इतना आ गया जब उसको दो पार्ट में आपने डिवाइड किया, तो दिस इज द स्पेशल केस, ये तुम्हारा बन गया स्पेशल केस। आ गया बात समझ में, ये तुम्हारे पास बन गया स्पेशल केस। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका हो सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है ना। तो रेडी रहना आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए, रेडी रहना है आप सभी को, ऐसे क्वेश्चंस के लिए पूछा जा सकता है। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे आओ आप, यहाँ पे आओ, यहाँ पे इसी में आ जाइए आप। लेट अस कंसीडर ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये चलो, ये मान लिया जाए इसको मैं फिर डिवाइड कर देता हूँ, मान लिया जाए, चलो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से, ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब इस बार बोल दिया कि सर, इस बार मैंने ये बोल दिया कि इस बार ना कुछ इसको मैं इस तरीके से बना दिया, यहाँ भी मैंने एयर भर दिया इस तरीके से, यहाँ भी मैंने एयर को फिल कर दिया। अब बताओ इसकी कैपेसिटी क्या होगा, अब बताइए इसकी कैपेसिटी, मान लो मैंने बोल दिया, इसको बोल दिया क्या, इसको मैंने बोल दिया C1,
इसको मैंने बोल दिया ये दोनों को मिला करके, ये इसको बोल दिया C2, इसको बोल दिया C3, तो इन दोनों का जो आया C23 आ गया, C23। C1 और C23 की बात करोगे तो C1 और एक्चुअली में अभी आप बनाना चाहोगे ना तो ये ऐसा है, ये देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर, ठीक है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर, ये इस तरीके का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर बन गया, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर बन गया, ये ऐसा बन गया। इसको मैंने क्या बोल दिया, नीचे वाले को C1, ऊपर वाले को मैंने क्या बोल दिया C2, और ये मेरा C3 हो गया। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, इन दोनों को, तो ये मेरे पास बन जाएगा C23। अब पैरेलल हो गया तो टोटल कैपेसिटेंस मेरे पास आने वाला है C1 प्लस C23। इंपॉर्टेंट ये है कि C1 की वैल्यू क्या होगा, तो C1 का वैल्यू तो अभी भी वही होगा जो पहले था, है ना, D है और ये A/2 है, यहाँ पे A/2 है, तो इसका जो वैल्यू होने वाला है एप्सिलॉन नॉट A/2, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, और D, ये तो C1 तो उतना ही होने वाला है, देखो C1 की वैल्यू इतना ही होने वाला है। आप मुझे बताइए कि जब ये पार्टली एयर और पार्टली मीडियम था तो उसके लिए कैपेसिटेंस को कैसे लिखा था, आधा हवा, आधा आपने एयर भरा हुआ था और आधा आपका मीडियम था, तो उसके लिए आपने कैपेसिटेंस को कैसे लिखे थे, तो उसके लिए सर हमने लिखा था C23 को, हमने उसके लिए लिखा था C23 को, उसके लिए हमने लिखा था, यहाँ लिख देते हैं C23 को, तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट A, और सर हमने इसको लिखा था एक बड़ा ब्रैकेट D को यहाँ पे लिखा था, फिर यहाँ पे एक प्लस लिया था, ठीक है, फिर यहाँ पे 1/एप्सिलॉन 1 लिखा था क्योंकि इसका एप्सिलॉन 1 है, ये तो एयर है ना, और माइनस किया था यहाँ पे माइनस का 1, और यहाँ पे आपने लिख दिया था T और ब्रैकेट क्लोज, ये तो C23 का वैल्यू ये मिला, C1 का वैल्यू वो है, उन दोनों को जोड़ोगे तो आपको CT मिल जाएगा। तो CT का वैल्यू मुझे क्या मिला, CT का वैल्यू मुझे मिल गया एप्सिलॉन नॉट A। तो इस तरीके से कुछ भी केस आपको दे एग्जाम में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो एक बार आप कैलकुलेट करना सीख जाओ, वीडियो को बार बार देख लो, एक बार कैलकुलेट करना सीख जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देखो हम लोग ये केस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, केस नंबर 1 था फर्स्ट केस, बस ये एरिया A/2 हो गया तो 2 आ जाएगा नीचे में, एरिया को 2 से डिवाइड कर दो। ये केस भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आधा में आपका मीडियम था, आधा में हवा था, एयर था, तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं ये वाला। अब हमको पता है ना कि ये और ये दोनों किस में आ गया, ये और ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस जुड़ता है, ऐड होता है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। C1 का वैल्यू मुझे पता है, C23 का वैल्यू मुझे पता है, दोनों को ऐड कर दूंगा, मुझे टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर मिल जाएगा। तो हमको ना ये सब चीज़ का आइडिया होना चाहिए, हमको इन सारे चीज़ों का आइडिया होना चाहिए बेहतरीन तरीके से। तो ये भी इस तरीके का न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा। तो कितने केसेस हो गए स्पेशल में, स्पेशल केस का ये हो गया फर्स्ट, स्पेशल केस का ये आपका फर्स्ट हो गया, स्पेशल केस का ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, स्पेशल केस का ये आपका सेकंड हो जाएगा, स्पेशल केस का ये सेकंड हो गया। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, आ रहा है बात समझ में, ये सारा चीज़ें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मान लो आपके पास बहुत सारे प्लेटें हैं, मान लो आपके पास बहुत सारे प्लेटें हैं, n नंबर ऑफ प्लेट के लिए कैपेसिटेंस को कैसे लिखोगे, मान लो आपके पास n नंबर ऑफ प्लेट है, मान लो प्लेट नंबर 1 है, इस तरीके का देखते जाओ, आपके पास n नंबर ऑफ प्लेट है, आपके पास n नंबर ऑफ प्लेट है, इस तरीके का देखते जाओ, ये सब प्लेट है, मान लो ये सब प्लेट है, मान लो ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2, ऐसे करके मैं बना देता हूँ जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके का आपके पास n नंबर ऑफ प्लेट है, मान लो ये नंबर ऑफ प्लेट है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 अप टू n नंबर ऑफ प्लेट, n नंबर ऑफ प्लेट ऐसे हैं। इस n नंबर ऑफ प्लेट के कैपेसिटेंस को आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप, इस n नंबर ऑफ प्लेट के कैपेसिटेंस को लिखोगे तो C n-1, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसके कैपेसिटेंस को लिख सकते हो। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ प्लेट इतना है तो कितना होगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे 5 प्लेट है, नंबर ऑफ प्लेट आपके पास 5 है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना हो जाएगा, n नंबर ऑफ n-1, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक। तो ये C इज इक्वल टू n-1 करोगे तो इट विल बी 4 एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। लेकिन ये कैसा है, ये n नंबर ऑफ प्लेट के लिए, ये किसके लिए वैलिड है, ये किसके लिए वैलिड है, n नंबर ऑफ प्लेट है, n नंबर ऑफ प्लेट है। मान लो एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, लेट अस कंसीडर, मेरे पास n नंबर ऑफ प्लेट है, देखना आप, ये प्लेट नंबर 1 हो गया, ये प्लेट नंबर 2 हो गया, और प्लेट नंबर 3 हो गया, और ये प्लेट नंबर 4 हो गया, लेट अस से ये प्लेट नंबर 4 हो गया। अब ये प्लेट जो है अल्टरनेटिव फॉर्म में है, किस फॉर्म में है देखते रहना, अभी आपको पता चलेगा कि मान लो ये प्लेट जो है
ये जो है कुछ इस तरीके का मैंने इसको सप्लाई दे दिया, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से मैंने इसको दे दिया ऐसे। तो ये मैंने इसको प्लस दे दिया, ये मैंने इसको माइनस दे दिया, ये इस तरीके का। देखो ठीक, अब देखो ये अल्टरनेटिव फॉर्म में, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक बात है ना। ठीक, मान लो ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है, मान लो ये प्लस है तो ये प्लस है, और ये आपके पास माइनस है तो ये माइनस है, और ये माइनस है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा होना चाहिए। तो अभी आप बोलोगे नंबर ऑफ प्लेट कितना है सर, 4 है। तो सी कितना होगा सर इसका, 3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी होगा सर। ये आपके पास हो जाएगा क्या, कैपेसिटेंस की वैल्यू। समझ में आ रहा है, कैपेसिटेंस की। अब इसी को देखो, अब इसी केस को मैं बताता हूं। लेट अस कंसीडर कि आपके पास यही जो 4 प्लेट है कुछ इस तरीके का है, समझना मेरे बात को, ये इस तरीके का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, दैट्स वाई मैं ले रहा हूं ना अभी। ठीक है, मान लो ये इस तरीके का। अब मैं बोल देता हूं कि ये जो है इसमें ये कैसे बनता है, देखिए। अब ये कैसे बनता है कि आपने क्या किया, इन दोनों को नेगेटिव दे दिया, और आपने इन दोनों को यहां से पॉजिटिव दे दिया, ये प्लस और ये माइनस। इसको नेगेटिव दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में शॉर्ट हो गया, ये आपस में शॉर्ट हो गया, ऐसे टाइप का। यदि आपने कनेक्शन ऐसे बना दिया तो आपस में शॉर्ट हो गया, कंजुगेटिव होना चाहिए, प्लस एक माइनस, प्लस एक माइनस। तो अभी क्या है, देखो ये तुम्हारे पास प्लस है, अब ये दोनों तो माइनस है, और ये तुम्हारा प्लस, तो प्लस माइनस ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो माइनस माइनस आ रहा था ना, तो प्लस माइनस कैसे कंजुगेटिव हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। तो इसलिए ये दोनों आपस में शॉर्ट हो गए, ये दोनों आपस में शॉर्ट हो गए। तो प्लेट तो 4 है, प्लेट तो 4 है, लेकिन प्लेट तो 4 है, लेकिन आपको यहाँ पे जब आपस में ये शॉर्ट हो गया तो n की वैल्यू 3 लिखना पड़ेगा। 1 2 3 इसको एक ही प्लेट कंसीडर करना पड़ेगा तुमको। क्या करना पड़ेगा, जब आप आपस में ये शॉर्ट हो गया तो इसको आपको एक ही प्लेट कंसीडर करना पड़ेगा, एक ही प्लेट कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो n का वैल्यू 1 2 3 हो गया। अब c का जो वैल्यू हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के अल्टरनेटिव होना चाहिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तभी आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से। बात क्लियर है क्या, सभी को एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, तो इस तरीके से चीज़ों को आप लिख सकते हो। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, अभी और आएंगे, देखूँ मैं आप लोग को कराऊंगा जब ऑब्जेक्टिव में करूंगा। तो ये मैंने कंप्लीटली अभी कैपेसिटर के बारे में बातें कर लिया। आप कैपेसिटर के बारे में अभी और बहुत सारे बातें करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही बात करता हूँ, फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, उसमें फिर बहुत सारे बातें करूँगा मैं कैपेसिटर के बारे में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।